हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं हमारे सेशन को। आज हम यहां पर 16 अप्रैल के सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आराम से सुनिए, एंड तक सेशन को देखिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। तब तक हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के अभी तक सीएम के पद पर थे नीतीश कुमार। इन्होंने बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दिया और ये बिहार से राज्यसभा चले गए हैं। इनके बाद बिहार के नए मुख्यमंत्री बनाए गए सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी की हम बात करें तो ये आते हैं बीजेपी से। आपको पता है बीजेपी से बिहार के सीएम बनने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। पहले बीजेपी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार में सम्राट चौधरी। ऑल ओवर बिहार के 24वें सीएम के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इनको पद की शपथ दिलवाई है बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन ने। नीतीश कुमार को इन्होंने रिप्लेस किया। 21वीं सेंचुरी में बिहार के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति हैं नीतीश कुमार। अब ये बिहार से ही चले गए राज्यसभा। बिहार में सन 2000 से लेकर 2026 तक नीतीश कुमार ने 10 बार सीएम पद की शपथ ली है। सबसे ज्यादा 10 बार रिकॉर्ड है ये। इसके अलावा जेडीयू, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, इनके दो व्यक्ति, एक विजय कुमार चौधरी और एक विजेंद्र प्रसाद यादव, इन दोनों को डिप्टी सीएम के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो सीएम हो गए बीजेपी के और डिप्टी सीएम हो गए जेडीयू के। बिहार कैपिटल है पटना, गवर्नर है सैयद अता हसनैन। सम्राट चौधरी सीएम बन गए। यहां पर 243 बिहार में विधानसभा की सीटें हैं। 40 लोकसभा की सीटें देखने को मिलती है और राज्यसभा की 16 सीटें देखने को मिलती है बिहार में। इजी, आगे बढ़ेंगे। किस भारतीय खिलाड़ी को विजडन लीडिंग विमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया है? तो वो भारतीय खिलाड़ी जिसे विजडन पत्रिका के द्वारा विजडन लीडिंग विमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया, एक इंडियन है जिनका नाम है दीप्ति शर्मा। आंसर हो जाएगा आंसर सी। लास्ट ईयर हमने जो वनडे वर्ल्ड कप जीता था 2025 में, उसमें दीप्ति शर्मा ने पूरी सीरीज में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। इसीलिए विजडन पत्रिका के द्वारा विजडन क्रिकेटर एल्मनक का जो 163 एडिशन जारी किया गया है, ये एक पत्रिका है, हर साल जारी की जाती है और इसमें क्रिकेटरों को लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के आधार पर अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस तरीके से इसे कहा जाता है विजडन क्रिकेटर्स एल्मनक। तो इस कैटेगरी का जो विमेन्स प्लेयर इन द वर्ल्ड का जो अवार्ड है वो दिया गया दीप्ति शर्मा को, है ना। अगर हम मेंस कैटेगरी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के एक फास्ट बॉलर है मिशेल स्टार्क। इनको लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का सम्मान दिया गया है। तो इसे कहा जाता है विजडन क्रिकेटर एल्मनक, मेंस कैटेगरी और विमेंस कैटेगरी। तो मेंस कैटेगरी का अवार्ड मिशेल स्टार्क को दिया गया और विमेंस कैटेगरी का अवार्ड दिया गया विमेंस प्लेयर इन द वर्ल्ड का दीप्ति शर्मा को। इसके अलावा भारत के अभिषेक शर्मा जो है, इन्हें लीडिंग T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया। T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड। यह हो गई मेन कैटेगरी विजडन क्रिकेटर्स एल्मनक की। इसके अलावा 5 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें विजडन 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल किया जाता है हर साल। ये जो 5 प्लेयर है ना विजडन 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इनमें इस बार 4 भारतीय। कौन कौन? शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज। 5वें खिलाड़ी इंग्लैंड के हैं हसीब हामिद। तो ये 5 है विजडन 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 के लिए। भारत के जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है शुभमन गिल, इनको इनके प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया है। यहां पर जब हम विजडन पत्रिका की बात करते हैं ना, तो ये क्रिकेट की बाइबिल कहलाती है। ये जारी की जा रही है 1864 से। क्रिकेट की बाइबिल किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है, तो विजडन मैगजीन को क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है। हर साल ये जारी की जाती है। आपको पता है विजडन पत्रिका में आने वाले सबसे पहले इंडियन प्लेयर वीरेंद्र सहवाग थे, विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। इनको 2008 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
इस बार विमेंस कैटेगरी में दीप्ति शर्मा को विमेंस लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया है। शोधकर्ताओं ने नागालैंड की किस जनजाति द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक हर्बल फॉर्मुलेशन में कैंसर रोधी क्षमता की खोज की है? तो नागालैंड की एक ट्राइब है जिसका नाम है कोन्याक ट्राइब। ये जो औषधि पौधों का यूज करती है ना, उन सभी में हाल ही में कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च की है और उसमें पता चला है कि इनका जो ट्रेडिशनल हर्बल फॉर्मुलेशन है इसमें कैंसर को खत्म करने की क्षमता है, एबिलिटी। तो इसकी खोज की गई है और ये जो हर्बल फॉर्मुलेशन है ये किसका है? ये कोन्याक ट्राइब का है। ठीक है, तो नागालैंड यूनिवर्सिटी, बरहमपुर यूनिवर्सिटी और सविता मेडिकल कॉलेज, इन तीनों ने मिलकर, इनके जो साइंटिस्ट है इन्होंने रिसर्च की थी। इस रिसर्च को रिसेंटली पब्लिक किया गया। इसमें बताया गया कि नागालैंड की कोन्याक ट्राइब जो पारंपरिक हर्बल मेडिसिन का यूज करती है, जो फॉर्मुलेशन का यूज करती है, उसमें एंटी कैंसर पोटेंशियल है, कैंसर को खत्म करने का उसमें गुण है। मतलब इस जनजाति को आप सोचिए कितनी पुरानी जानकारी इनके पास अवेलेबल है, जबकि ये जंगलों में निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो कोन्याक आदिवासी जो वेद हैं वो पारंपरिक रूप से जिन मेडिसिन का 5 पौधे हैं उनके पास जो कि औषधि गुणों से भरपूर है और अलग अलग डिसीज के लिए वो उनका यूज करते हैं। जब इनके फॉर्मुलेशन की बात की गई, फॉर्मुलेशन पर रिसर्च की गई, तो पहली बार वैज्ञानिकों को पता चला कि एंटी कैंसर पोटेंशियल इस औषधि गुण में है या फिर इस फॉर्मुलेशन में। तो ये कोन्याक जनजाति के औषधि पौधे थे जिन पर खोज की गई। कोन्याक ट्राइब इस नॉर्मली तो नागालैंड में पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा भी अरुणाचल प्रदेश, कुछ क्षेत्रों तक म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्र, यहां पर भी इनकी लोकेशन देखने को मिलती है। इन्हें वॉरियर ट्राइब के नाम से पुकारा जाता है, कोन्याक ट्राइब को। ठीक है, तो कोन्याक जनजाति का प्रमुख त्योहार अगर हम देखें तो ओलंग मोन्यू इनका पवित्र और मुख्य फेस्टिवल माना जाता है। तो हमको इनके बारे में पता होना चाहिए। नागालैंड में स्पेशली इनकी लोकेशन देखने को मिलती है। कैंसर आप सभी को पता है वायरस से होने वाली बीमारी है। जब बॉडी में जो सेल्स होती है अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है तो ये शरीर के जो दूसरे पार्ट से उनमें फैल जाती है, इसे ही कैंसर माना जाता है। पूरे वर्ल्ड में कैंसर के मामलों में इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आता है, पहले पर चाइना है और सेकंड पर यूएसए है। दुनिया में 15 से 20% कैंसर के जो केसेस हैं वो एक खास वायरस के कारण ही देखने को मिलते हैं, खास वायरस के कारण शुरू होते हैं। इसमें एक तो एचपीवी है ना, तो एक इसको याद रखिएगा क्योंकि विमेंस में सर्वाइकल कैंसर के लिए ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ये जो वायरस है ना, एचपीवी वायरस, विमेन में सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा जिम्मेदार है और सर्वाइकल कैंसर बहुत ही आम कैंसर होता जा रहा है इंडियन विमेन में। एक हेपेटाइटिस बी सी, ये वायरस लंबे समय तक लीवर कैंसर का कारण बनते हैं। एक एपेस्टीन बारा वायरस होता है, तो एपेस्टीन वैसे भी इस वायरस से बहुत लोग परेशान हैं, तो ये ब्लड कैंसर का एक कारण बनता है वायरस से। आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में कैंसर के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को, है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। किस भारतीय महिला क्रिकेटर को एगिलिटास के स्पोर्ट्स वियर ब्रांड 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो एक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है जिसका नाम है 1-8, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है स्मृति मंधाना, इंडियन क्रिकेटर। आपको पता है विराट कोहली भी इसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं, तो इस तरीके से विराट कोहली और अब स्मृति मंधाना ये दोनों ही एक ही ब्रांड इकोसिस्टम को प्रमोट करेंगे अब एक साथ, जिसका नाम है 1-8। ठीक है, एक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाई गई स्मृति मंधाना। और यहां पर बात आती है कि एगिलिटास क्या है। अगर हम इसकी बात करें कि एगिलिटास क्या है, तो ये एक प्रकार से आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म है। अगर हम इसकी बात करें तो स्पोर्ट्स वियर प्लेटफॉर्म में अलग अलग प्रोडक्ट ये बनाती है कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेल तक काम करती है, स्पोर्ट्स वियर के क्षेत्र में भी काम करती है। प्यूमा इंडिया के एक फॉर्मर बोल सकते हैं कि प्रमुख रहे हैं, सीईओ रहे हैं अभिषेक गांगुली, इन्होंने इसे स्थापित किया था। तो अभिषेक गांगुली ही इस कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं। स्मृति मंधाना मुंबई से आती है। ठीक है,
अर्जुन अवार्ड खेलों के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको 2019 में दिया जा चुका है। विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड इनको घोषित किया गया था लास्ट ईयर 2025 में। इस बार दीप्ति शर्मा है, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। फिर आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको 2024 में दिया जा चुका है और आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको 2018 और 2021 में दिया जा चुका है। 18 स्पोर्ट्सवियर ब्रांड की ये नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। विश्व कला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व कला दिवस या वर्ल्ड आर्ट डे यह हर साल मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में आर्ट को प्रमोट करने के लिए 15 अप्रैल को, वर्ल्ड आर्ट डे, ठीक है। तो 15 अप्रैल को हर साल पूरे वर्ल्ड में आर्ट के डेवलपमेंट के लिए, आर्टिस्ट जो हैं उनको सम्मानित करने के लिए और आर्ट के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का आर्ट हो, इस उद्देश्य से वर्ल्ड आर्ट डे को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 15 अप्रैल को। 2026 में आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग ये थीम रखी गई है वर्ल्ड आर्ट डे की। वैसे इसकी जो शुरुआत है ना 2012 में हो चुकी थी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट ने इसकी शुरुआत की थी और आगे चलकर यूनेस्को ने इसे मान्यता दी थी 2019 में। तो वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को। इसके अलावा एक 16 अप्रैल को आज एक डे मनाया जा रहा है, वर्ल्ड वॉइस डे, विश्व आवाज दिवस, ठीक है, आवाज दिवस। सेव द एलिफेंट डे भी 16 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये 16 अप्रैल के 2 डे हैं और ये 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे। बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने से प्राप्त पानी को वैज्ञानिक तरीके से इकट्ठा करके जल संकट से निपटने के लिए प्रोजेक्ट हिम सरोवर कहां शुरू किया गया है? तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार बर्फ पिघलती जा रही है जो कि ग्लेशियर के रूप में देखने को मिलती है। तो इंडिया में लद्दाख यूनियन टेरिटरी में बर्फ और ग्लेशियर से पिघलने से जो पानी निकल रहा है ना उसको सेव करने के लिए, उस पानी को इकट्ठा करने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है लद्दाख में साइंटिस्टों के द्वारा, जिसका नाम है प्रोजेक्ट हिम सरोवर। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जाएगा कि जो ग्लेशियर या हिमालय का जो बर्फीला क्षेत्र है वहां से जो पानी पिघल कर आएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में जो पानी पिघल कर आएगा तो उस ग्लेशियर के किनारे या जो पर्वत क्षेत्र है उसके किनारे लेह और कारगिल में 50 छोटे छोटे वाटर बॉडीज या रिजर्वायर का निर्माण किया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा। तो सर्दियों में गिरने वाली स्नो और ग्लेशियर से पिघलने वाला जो पानी है उसको साइंटिफिक तरीके से स्टोर किया जाएगा ताकि रोज के कामों में वहां की जो लोग हैं, जो सिटीजन है, वो इस पानी का यूज कर सके, एग्रीकल्चर के लिए इस पानी का यूज किया जा सके। तो प्रोजेक्ट हिम सरोवर की शुरुआत की गई है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है हिम सरोवर को। इसमें ढलान से आने वाला जो पहाड़ों की ढलान है ना, उसे पिघल कर आने वाला जो पानी है ना, उसे ग्रेविटी बेस्ड सिस्टम और सोलर एलिवेटर मैकेनिज्म के आधार पर इसका यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके तालाबों या रिजर्वायर जो छोटे छोटे बनाए जा रहे उनमें इकट्ठा किया जाएगा ताकि उसको साल भर रिजर्व किया जा सके, पानी को वो वेस्ट होने से बचे, खेती में, पीने के पानी में और दैनिक यूज में उसका यूज किया जा सके। मैंने आपको लद्दाख से रिलेटेड एक और न्यूज बताई थी, अगर आपको याद हो तो। अभी तक जो लद्दाख था ना, उसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी नहीं दी गई थी आधार के तहत। आधार में अभी भी वो जम्मू कश्मीर के कोड से ही जाना जाता था जो कि वन कोड था। अब उड़ई जो कि आधार को रेगुलेट करने वाली संस्था है, इसने क्या किया है कि आधार डेटाबेस में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में मान्यता दी है और अब लद्दाख का जो आधार कोड है वो हो गया है 39। अभी तक जम्मू कश्मीर के आधार कोड से ही चल रहा था लद्दाख, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का आधार कोड तो 01 वैसा की वैसा ही है, लेकिन लद्दाख का जो स्टेट कोड है आधार में वो हो गया है 39, एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लद्दाख का। तो बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, है ना। ये मैंने आपको कुछ सेशंस पहले इसके बारे में बताया था। अगर ऐसी डिटेल आपको डेप्थ में पढ़ना है तो आप करंट अफेयर के वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज को ज्वाइन कीजिए। यहां पर आपको मंथली और ईयरली करंट अफेयर की ई बुक मिल जाएगी। आपको एक साल का, वैसे तो मंथली अपडेट होती है, लेकिन जो ईयरली ई बुक है ना, एक साल का पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा आपको। तो प्रीवियस जो भी मैंने आपको पढ़ाया या जो भी न्यूज आई है
जो भी करंट अफेयर रहा वो सब आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, वो काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको देखने को मिल जाएगा। 2024 से लेकर 2026 तक का करंट अफेयर है, 3 साल का करंट अफेयर आपको यहां पर मिलेगा। इसके अलावा 200 प्लस पीडीएफ मिल जाएगी आपको करंट अफेयर की टॉपिक वाइज, जैसे अपॉइंटमेंट हो गए, स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए, तो इन सभी की टॉपिक वाइज पीडीएफ मिल जाएगी। 500 से ज्यादा टेस्ट और क्विज आप यहां पर लगा पाएंगे करंट अफेयर के। प्रैक्टिस करने के लिए, लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए इस टेस्ट और क्विज को भी आप लगा सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसके लिंक दे दिए, काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा पैकेज है। इसके बाद आपको करंट अफेयर कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और सोर्स से आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली करंट अफेयर वॉच करो, उसके नोट्स पर ध्यान दो और यहां पर करंट अफेयर के वन स्टॉप सॉल्यूशन को ज्वाइन कर लो। हर एग्जाम के लिए, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल, आपके करंट अफेयर का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। मार्च 2026 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस भारतीय क्रिकेटर ने जीता है? तो मार्च 2026 के लिए आईसीसी हर मंथ, लास्ट मंथ के परफॉर्मेंस के आधार पर अवार्ड देता है, जिसे प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड कहा जाता है। यह 2 कैटेगरी में दिया जाता है, मेंस कैटेगरी और विमेंस कैटेगरी, और वही पूछा जाता है। तो अभी अप्रैल मंथ में आईसीसी ने जो अवार्ड दिया है वो मार्च 2026 के परफॉर्मेंस के लिए दिया है। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है यह दिया गया है इस बार संजू सैमसंग को। संजू सैमसंग ये केरला से आते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं। लास्ट मंथ जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में। आपको पता है ना, T20 वर्ल्ड कप लगातार 2 बार जीतने वाली एकमात्र टीम बनी है इंडिया। 2024 में भी हमने जीता था और अब 2026 में हमने कंटिन्यू किया। तो इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे संजू सैमसंग, इसीलिए आईसीसी ने इन्हें मार्च मंथ के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है। इसके अलावा न्यूजीलैंड की एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है मैली कैर, इनको आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है लास्ट मंथ की इनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। तो इन दोनों को याद रखिएगा। संजू सैमसंग के बारे में आपको बता चुका हूं, तिरुवनंतपुरम केरला से आते हैं ये। विमेंस कैटेगरी में एमिलिया कैर को यह अवार्ड दिया गया, एमिलिया कैर, ठीक है, इनको याद रखिएगा। मार्च 2026 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया क्योंकि लास्ट मंथ इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी जिम्बाब्वे के खिलाफ, और इसके पहले फरवरी 2022 में और अक्टूबर 2024 में भी इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जा चुका है आईसीसी के द्वारा। तो ये 2 प्लेयर हैं, एमिलिया कैर, एक इनको याद रखिएगा, और एक संजू सैमसंग को याद रखिएगा। अप्रैल 2026 में जारी आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो यह रिपोर्ट जारी करता है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, आईएमएफ। यह सबसे बेस्ट क्वेश्चन, यह पूछा जाता है ना, कि रिपोर्ट किसकी है? तो आईएमएफ की रिपोर्ट है। अभी इसमें बताया गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में इंडिया 4th नंबर पर आ गया है, जापान को पीछे छोड़ते हुए। तो भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है इंडिया। टॉप 3 कौन? तो पहले पर आता है यूएसए, सेकंड पर आता है चाइना और थर्ड पर आता है जर्मनी। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमी इन द शेडो ऑफ वॉर। इस रिपोर्ट का शीर्षक रखा गया है क्योंकि अभी युद्ध चल रहे हैं, तो ये रिलेट करता है इस परिस्थिति में शीर्षक, तो इसको याद रखिएगा। थीम ये है, रिपोर्ट है जिसमें आईएमएफ बताता है कि दुनिया की इकोनॉमी कैसी चल रही है, आगे कैसी चलेगी, वर्ल्ड का कौन सा देश अच्छा परफॉर्म कर रहा है। भारत 2022 में यूके को पीछे छोड़कर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 5वें नंबर पर था। हमने यूके को पीछे छोड़ा था और हम यूके को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकोनॉमी वाले देश बने थे। अब हमने 2026 में जापान को पीछे छोड़ा है और हम आ गए हैं 4th नंबर पर। आपको पता है भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है वो लगभग 4.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर
तक पहुंच गई है लगभग। तो ये अनुमान है आईएमएफ का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, तो इसमें इकोनॉमी का डेटा दिया जाता है। ग्रोथ प्रोजेक्शन की बात करें तो आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए भारत की ग्रोथ रेट का जो अनुमान लगाया है वो 6.5% का है, जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी वाला देश बना हुआ है लगातार कुछ सालों से। ग्लोबल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ग्लोबल ग्रोथ में इंडिया का योगदान 17% तक रहने का अनुमान है। चाइना के बाद वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा देश है जिसका ग्लोबल ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान है, 17%। ठीक है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, कल भी हमने इसकी बात की थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर है। यह जो संस्था है एक ऐसी संस्था है जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस के समय देशों को पैसा उधार देती है और उनकी इकोनॉमी को स्थिर रखने में मदद करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। आगे स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने हाल ही में कौन सी नई योजना शुरू की है? स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया फंड फॉर फंड्स 2.0 इस स्कीम को शुरू किया है। देखिए यहां पर जो वर्ड है ना, फंड फॉर फंड्स 2.0, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो पैसा है ना स्टार्टअप को चलाने के लिए, स्टार्टअप को मदद के लिए, वो डायरेक्ट स्टार्टअप को नहीं देगी, सीधे कंपनियों को नहीं देगी, बल्कि उन संस्थाओं को देगी जो कि इन स्टार्टअप को पैसा उधार देते हैं। इससे नाम दिया जाता है फंड फॉर फंड्स। तो फंड फॉर फंड्स 2.0 इस योजना को नाम दिया गया है। आंसर ले लिया हमने, फंड फॉर फंड्स 2.0। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ताकि स्टार्टअप जो है, नई कंपनियां जो है, उन्हें फाइनेंशियली हेल्प किया जा सके, लेकिन गवर्नमेंट इन कंपनियों को डायरेक्ट पैसा नहीं देगी। सिडबी जैसी जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से पैसा दिया जाएगा ताकि वो आगे चलकर स्टार्टअप को पैसा दे सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत इस योजना को संचालित किया जा रहा है। गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि जो छोटे स्टार्टअप या एमएसएमईज हैं, जो उद्योग है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से, उनकी मदद की जा सके, उन्हें फाइनेंशियली हेल्प दी जा सके ताकि स्टार्टअप चले और रोजगार जनरेट हो। तो गवर्नमेंट की स्कीम है, सिडबी इस फंड को मैनेज करेगा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। सिडबी पब्लिक सेक्टर बैंक के एमएसएमई लोन और आर्थिक सहायता देने का काम करती है। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। यूपी के लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। भारत में हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, 16 जनवरी को। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में घोषित भारत ताइवान औद्योगिक पार्क गुजरात के किन 2 स्थानों पर विकसित किया जाएगा? तो भारत ताइवान औद्योगिक पार्क, ये जो पार्क है ना, गुजरात के 2 स्थानों पर डेवलप किया जाएगा। एक है सानंद और एक है धोलेरा। इंडिया और ताइवान के मध्य में ये एक डील हुई है ना। इंडिया और ताइवान ने गुजरात के सानंद और धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में एक समर्पित इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है। ताइवान के सहयोग से, ताइवान या इंडिया की जो जॉइंट कोलैबोरेशन है, इससे क्या होगा, भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स, डिस्प्ले, फैब्रिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इनको इन औद्योगिक पार्क या इंडस्ट्रियल पार्क में बनाया जाएगा। क्योंकि जो सिलिकॉन चिप है या चिप जो होती है उसका सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है ताइवान को, ये बनाता है चिप को। ठीक है। तो इसके साथ इंडिया की एक डील हुई है जिसके तहत गुजरात के सानंद और धोलेरा में इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जाएंगे इंडिया और ताइवान के सहयोग से। शुरुआती जो फेज है उसमें 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का निवेश इसमें किया जाएगा। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इनके द्वारा इस जो कोलैबोरेशन है इसको संचालित किया जा रहा है। इंडिया में ये दोनों मिनिस्ट्री इसे नोडल मिनिस्ट्री के रूप में इसके लिए काम करेगी। धोलेरा भारत में सेमीकंडक्टर सिटी के रूप में ये डेवलप होने जा रहा है, वैसे काफी काम हो चुका है। और इसके अलावा सानंद की बात करें तो ये पहले से ही भारत के ऑटोमोबाइल हब के रूप में जाना जाता है। तो इन दोनों ही प्लेस पर ताइवान और इंडिया के बीच में कोलैब के तहत एक इंडस्ट्रियल पार्क जो है
उसको डेवलप किया जा रहा है इन दोनों जगह पर। ठीक है, तो यहां पर 16 अप्रैल के हमारे सभी करंट अफेयर डिटेल में हमने डिस्कस किए। लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था अभ्यास डस्टिलिक से, इसका 7वां एडिशन किसके बीच में आयोजित किया जा रहा है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य में। फिर हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने? पीटर मग्यार। केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल अप्रैल 2027 तक बढ़ाया है? अजीत कुमार मोहंती। हाल ही में इस्माइल उमर गुलेह किस देश के लगातार छठी बार प्रेसिडेंट बने? तो ये बने हैं जिबूती के लगातार छठी बार राष्ट्रपति। 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना 79th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। किस भारतीय एथलीट ने रॉटरडम मैराथन 2026 में 48 साल पुराना नेशनल मैराथन रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यह है सावन बरवाल। हाल ही में जारी इंडिया टेक एनुअल फंडिंग रिपोर्ट 2026 के अनुसार ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो यह 4th रैंक है। मलयालम नव वर्ष विशु 15 अप्रैल 2026 को मनाया गया। हाल ही में एक राजनीतिक दल द्वारा आगामी संसद सत्र से पहले 3 लाइन व्हिप जारी किया गया। इसका अर्थ क्या होता है? सदन में उपस्थित रहने और पार्टी के पक्ष में वोट देने का अनिवार्य निर्देश है 3 लाइन व्हिप। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत बना 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड राज्य में। ये हो गए हमारे कल के सारे क्वेश्चन रिवाइज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर लेने के लिए। तो पहला हमारा क्वेश्चन था एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां है? तो यह देखने को मिलेगा मुंबई में। चंद्रमा की फ्लाई बाय मिशन के लिए चुनी गई पहली महिला क्रिस्टीना कोच है। और भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश राज्य। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो जाते हैं। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे बता देता हूं। तो खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंड कप पहली बार कहां आयोजित हुआ? और किस त्योहार का अर्थ मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड से? तीनों क्वेश्चन को ध्यान से नोट करो, पॉज करके पढ़ लो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।